आइए आज हम स्टडी करेंगे किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। कहने का मतलब कोई प्लेन है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, उसमें एक समान त्वरण से गति हो रही है। मतलब त्वरण प्रति सेकंड जो बदल रहा है वो एक समान है। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रति सेकंड है तो उतना ही रहेगा। मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकंड वो एक समान है। त्वरण प्रति सेकंड जो बदल रहा है वो नहीं, वेग में जो प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो प्रति सेकंड जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, जब वो वेग परिवर्तन एक समान हो जाएगा तो त्वरण हमारा कहा जाएगा एक समान है। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसे बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझते चलिए, तभी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो देखते हैं, कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु एक समतल एक्स वाई में, जैसा हम एक्स और वाई एक्सिस खींच करके प्लेन बनाते थे, तो वही कह रहा है कि समतल एक्स वाई में एक समान त्वरण ए से गति कर रही है। अब देखिए, त्वरण चूंकि सदिश राशि है इसलिए उसको मोटे अक्षर में बनाया गया है। बुक वाले ने लिखा भी है कि जिसको हम मोटे अक्षर से बनाएंगे उसको मान लेना कि ये सदिश राशि है, जिसको पतले अक्षर से बनाएंगे उसको मान लेना कि ये अदिश राशि है। देखिए, टी को पतले अक्षर से बनाया है तो इसका मतलब टी अदिश राशि है। तो या तो मोटे अक्षर से बनाएगा या उसके ऊपर तीर लगा देगा। तो वही कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन में एक वस्तु ए समान त्वरण से गति कर रही है, अर्थात ए का मान नियत है। नियत का मतलब कांस्टेंट है, तभी एक समान त्वरण से गति कर पाएगी। किसी समय अंतराल में औसत त्वरण एक स्थिर त्वरण के मान ए बार के बराबर होगा। अब देखिए, किसी समय अंतराल में मान लीजिए कुछ टाइम ले लिया जाए, 0 से 10 सेकंड मान लीजिए जाए, तो किसी समय अंतराल में औसत त्वरण इस स्थिर त्वरण के मान यानी ए बार के बराबर होगा। तो औसत को हम लोग ए बार से लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से 10 सेकंड अगर हम लेंगे तो उसके बीच में जो औसत त्वरण होगा उसी के बराबर होगा ये स्थिर त्वरण। उसको हम ए बार से लिखेंगे या इसी ए बार को ए मान कहेंगे या एक समान त्वरण ए कहेंगे। अब मान लीजिए किसी क्षण t बराबर 0 पर वस्तु का वेग v0 तथा दूसरे अन्य क्षण t पर वस्तु का वेग v है। तब परिभाषा के अनुसार क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल। तो ये हमारा वेग परिवर्तन की दर जो है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग v हो गया, प्रारंभिक t बराबर 0 समय पर v 0 था वो हो गया, अंतिम समय t है माइनस प्रारंभिक समय 0 हो गया। तो ये आ गया v माइनस v0 बटे t। तो ये इसको लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये t इधर आ जाएगा, तो v बराबर v0 प्लस at लिख सकते हैं। उपरयुक्त समीकरण को सदिशों के घटक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आप देखिए, अब अगर ये गति x y प्लेन में हो रही है तो x एक्सिस में त्वरण होगा, y एक्सिस में त्वरण होगा, उसी का रिजल्टेंट होगा क्योंकि सदिश राशि है। तो x एक्सिस में देखिए, इसी फार्मूले को अगर लिखना होगा तो vx बराबर v0x प्लस ax t हो जाएगा। y एक्सिस में अगर लिखना होगा तो vy बराबर v0y प्लस ay t हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना है। अब देखिए, कह रहा है कि अब हम देखेंगे कि समय के साथ स्थिति सदिश r किस प्रकार बदलता है। अब समय के साथ जो वस्तु की स्थिति है वो किस प्रकार से बदलती है। तो यहाँ एक विमीय गति के लिए बताई गई विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ जब सरल रेखा में हम गति पढ़ते थे इसके पहले वाले चैप्टर में, तो उसमें जो हम लोगों ने स्थिर सदिश को निकालने के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो वही कह रहा है कि यहाँ एक विमीय गति के लिए बताई गई विधि का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि t बराबर 0
तथा t बराबर t क्षणों पर कण के स्थिति के सदिश क्रमशः r0 तथा r है। तो r0 पर मान लीजिए स्थित सदिश t0 पर मान लीजिए स्थित सदिश r0 है और t समय पर स्थित सदिश r है तथा इन क्षणों पर कण के वेग क्रमशः v0 तथा v है। तब समय अंतराल कितना हो जाएगा? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम समय t है, प्रारंभ किया था 0 सेकंड में, तो प्रारंभिक समय 0 हो गया, तो इसको घटाएंगे तो यह जाएगा t, यानी समय अंतराल हमारा t हो गया। में कण का औसत वेग, अब औसत वेग कण का निकालना है तो क्या होगा? औसत वेग निकालने के लिए क्या होता है? प्रारंभिक वेग तब समय अंतराल t-0 बराबर t में कण का औसत वेग तो औसत वेग निकालना होगा। तो जो प्रारंभिक वेग है, औसत का मतलब हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए दो वस्तुएं, एक वस्तु है वो गति कर रही है पहले 5 मीटर प्रति सेकंड से, फिर 2 मीटर प्रति सेकंड से। तो अगर इसका औसत वेग निकालना हो तो 5 में 2 जोड़ करके इसका बटे कर देंगे 2, मतलब जितनी संख्याएं होंगी उतना बटे करते थे। तो देखिए वेग आ गया, प्रारंभ में v0 प्लस अंत में v, और दोनों को अगर औसत निकालना है तो बटे 2 कर दिए। तथा विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन अगर निकालेंगे तो अंतिम जो स्थित वेक्टर है माइनस प्रारंभ में जो स्थित वेक्टर का माप है, तो r माइनस r0 होगा, क्योंकि विस्थापन औसत तथा समय अंतराल का गुणनफल होता है। जो विस्थापन होता है हमारा वो औसत तथा समय अंतराल का गुणन होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा है, जो वेग होता है हमारा वो विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन बराबर, ये विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। तो इसको लिखना चाहिए, क्योंकि जो विस्थापन होता है वो वेग और समय अंतराल का गुणनफल होता है। तो इसको लिखना चाहिए, क्योंकि विस्थापन औसत वेग तथा समय अंतराल का गुणनफल होता है। यहाँ पर वेग लिखना भूल गया, वेग होना चाहिए। तो चूंकि विस्थापन जो है औसत वेग गुणे समय अंतराल होता है, तो यहाँ पर देखिए विस्थापन यानी अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक, अंतिम स्थित वेक्टर माइनस प्रारंभिक, तो ये हो जाएगा v प्लस v0/2 इंटू टी, जैसा हमने अभी ऊपर आपको बताया था। तो ये हो जाएगा, अब v की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए v बराबर v0 प्लस 80 निकाला है, तो यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो v की जगह v0 प्लस 80 रख दिया, प्लस v0 हो गया, अपान ये 2 है तो 2, और t का गुणा है तो t हो गया। तो ये आ गया v0 प्लस हाफ, इसको 1/2 को बाहर निकाल लिया, और वेग परिवर्तन जो, तो कुल मिलाकर के ये v0 को देखिए कॉमन अगर ले लिया जाए तो ये v0 हो जाएगा प्लस, और ये a है ही तो हाफ a, और t में t का गुणा होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से ये इतना आ गया। तब ये r निकालेंगे तो r बराबर, ये r0 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो r0 प्लस v0t प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है कि यह बात आसानी से सत्यापित की जा सकती है कि समीकरण 4.34a, मतलब ये जो समीकरण है का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का अवकलन dr बाई dt समीकरण 4.33a है। तो कहने का मतलब है कि इसको हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसी का अवकलन करके ये समीकरण प्राप्त हुआ है, ये वाला जैसा अभी हमने निकाला है। ये देखें ये जो आया, तथा साथ ही t बराबर 0 क्षण पर
r बराबर r0 की शर्त को भी पूरा करता है। तो अगर t बराबर 0 कर देंगे तो r बराबर, क्योंकि 0 सेकंड पर हमने r0 माना था विस्थापन वेक्टर को, तो r बराबर r0 हो जाएगा अगर t बराबर 0 हो गया तो। अब आगे देखते हैं समीकरण 4.34 को घटकों के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु किसी प्लेन में गति कर रही है और ये प्लेन है, मान लीजिए इस प्रकार से बना है, ये x प्लेन हो गया, ये y प्लेन हो गया। तो अगर दोनों में देखा जाए तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, इसी समीकरण को, तो x बराबर x0, x एक्सिस के लिए अगर लिखेंगे तो x बराबर x0 प्लस v0x t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, x एक्सिस के लिए। और अगर y के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर y0 प्लस v0 y, ये y0 हो गया, प्लस v0 y प्लस हाफ ay t स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 0 लिखा है, x क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? इसलिए नहीं लिखा कि विस्थापन सदिश जब विस्थापन 0 होगा तो वो केंद्र बिंदु पर वस्तु होगा, न x एक्सिस में होगी न y स्थिति में, ये केंद्र बिंदु O जिसको माना जाता था, इसीलिए इसमें x और y नहीं लिखा गया। अब देखिए आगे देखते हैं समीकरण 4.34 b की सीधी व्याख्या यह है कि x व y दिशाओं में गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देखिए x एक्सिस का अपना अलग समीकरण है, y एक्सिस का अपना अलग समीकरण है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो गतियां हैं ये x और y एक्सिस पर निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात किसी समतल यानी जिसमें दो विमा हो, समतल में दो विमा होती हैं और रेखा में एक ही विमा होती है, और खाली स्पेस में, खाली स्थान में दो विमाएं, तीन विमाएं होती हैं, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब जगह जाया जा सकता है खाली जगह में। तो वही कह रहा है कि अर्थात किसी समतल यानी दो विमा में गति को दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों के रूप में समझ सकते हैं जो परस्पर लंबवत दिशाओं के अनुदिश हो। तो लंबवत दिशाओं का मतलब अभी हमने बताया x और y प्लेन जो बनाया था उनके बीच 90 डिग्री का कोण था। तो ये कह रहा है कि हम एक ही विमा में गति को मान सकते हैं और दोनों गतियों को एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री का एंगल हो तब। तो वही ये कहना चाह रहा है। यह महत्वपूर्ण परिणाम है जो दो विमाओं में वस्तु की गति के विश्लेषण में उपयोगी होता है। यहाँ परिणाम त्रिविमीय गति के लिए भी है, यहाँ परिणाम त्रिविमीय गति के लिए भी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो परिणाम है ये त्रिविमीय गति के लिए भी है, जो अभी हमने समीकरण निकाले हैं। उसी में जेड प्लेन जुड़ जाएगा, जेड लिख देंगे अगले पेन की। तो यहाँ पर देखिए यहाँ परिणाम नहीं, यह परिणाम त्रिविमीय गति के लिए भी है। बहुत सी भौतिक राशियों में दो लंबवत दिशाओं का चुनाव सुविधाजनक होता है, जैसा कि हम प्रक्षेप्य गति के लिए खंड 4.10 में देखेंगे। तो आगे प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब जैसे पत्थर उठा करके सीधा ऊपर नहीं किसी कोण पर फेंक दिया जाए, तो जो गति से वो पत्थर जमीन पर गिरता है उसी को प्रक्षेप्य गति या इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो इसको आगे हम देखेंगे खंड 4.10 में। तो उसमें तीन विमाएं हो जाएंगी, क्योंकि खाली स्थान में गति कर रहा है तो त्रिविमीय गति हो जाएगी, 3 डायमेंशनल गति हो जाएगी। तो वहां भी हम इस समीकरण को लागू कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं हम। नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि t बराबर 0 क्षण पर कोई वस्तु मूल बिंदु से 5.0 i मीटर पर सेकंड के वेग से चलना शुरू करती है। i कैप है, i कैप का मतलब स्थित वेक्टर, और किस दिशा में? x एक्सिस में। i j k, y एक्सिस के लिए j, z एक्सिस के लिए k
हम लोग यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश लिखते थे। तो आई जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में गति है। अब आगे देखते हैं, एक्स वाई समतल में उस पर एक ऐसा बल लगता है जो उसमें एक समान त्वरण 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्पन्न करता है। अब कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस में वस्तु गति कर रही है 5.0 आई कैप मीटर पर सेकंड के वेग से, उसमें एक त्वरण लगता है और वो त्वरण एक बल लगता है, तो वो बल इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देता है। त्वरण कितना है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्स एक्सिस आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर किधर का है, एक्स एक्सिस का, और जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर किधर का है, वाई एक्सिस का। तो एक्स और वाई दोनों दिशा में एक औसत त्वरण उत्पन्न कर देता है, जिसकी वैल्यू ये दी गई है। जिस क्षण पर कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो, उस क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा, ये निकालना है। दूसरा क्या है, इस क्षण कण की चाल क्या होगी। तो अब देखें, समीकरण 4.34 ए से r बराबर 0 पर प्रश्नानुसार कण की स्थिति निम्नांकित समीकरण से व्यक्त की जा सकती है। तो r बराबर 0 पर क्या कंडीशन होगी, तो r बराबर 0 पर समीकरण r ब्रैकेट में t लिख दिया, क्योंकि समय के अनुकूल ही स्थिति वेक्टर बदलेगा। तो RT लिख दिया, तो V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण हमने 4.34 ए में ऊपर अभी सॉल्व करके निकाला था। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए ये समीकरण हो गया RT बराबर V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये समीकरण अभी हमने ऊपर निकाला है द्विविमीय गति के लिए। तो ये हो जाएगा। अब V0 यानी प्रारंभ में जो ये गति है, देखिए ये है, तो लिख दिया 5.0 आई कैप, यही हमारा वेग है, प्लस हाफ ए त्वरण, देखिए ये है, त्वरण रख दिया 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप टी स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए ये आ जाएगा 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 1.0 टी स्क्वायर जे कैप। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स टी बराबर 5.0 टी प्लस 1.5 टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान देना है कि हमने बताया था इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इधर हम एक्स एक्सिस मानेंगे, इधर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आई कैप होता है यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस में जे कैप होता है। तो देखिए आई के साथ जितनी चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में है। तो देखिए एक्स एक्सिस के लिए एक्स टी लिखा है, मतलब स्थित वेक्टर एक्स एक्सिस में समय के साथ चूंकि बदल रहा है तो टी लिखा गया। तो ये हो गया 5t प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस में। जे वाई एक्सिस के लिए तो ये जे वाला भाग है, तो वाई टी यानी वाई एक्सिस में स्थित वेक्टर समय टी के साथ बदल रहा है बराबर 1.0 टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस के लिए आई वाला भाग हो गया, वाई एक्सिस के लिए जे वाला भाग हो गया। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो ये देखिए अब चूंकि वाई एक्सिस के हो गया, जब एक्स टी बराबर 84 मीटर, हमको क्वेश्चन में बताया गया था कि जब वस्तु 84 मीटर चलेगी तो उस समय अंतराल क्या होगा, इसको देखते हैं। कह रहा है कि जिस क्षण पर कण का एक्स निर्देशांक 84 मीटर हो, उस क्षण उसका वाई निर्देशांक कितना होगा। तो देखिए एक्स निर्देशांक 84 मीटर उसने बता दिया, यानी ये एक्स वाली वैल्यू 84 मीटर है, तो वाई वाली कितना होगी। तो एक्स टी बराबर 84 मीटर, तब टी कितना होगा। तो एक्स टी बराबर अगर 84 मीटर हो जाए तो पहले यहाँ से हम टी निकाल लेते हैं। तो 84 रख दिया एक्स टी की जगह, तो 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर। अब हल करने पर इसको हम हल करेंगे
तो हल करने पर हमारे पास t बराबर 6 सेकंड आ जाएगा। तो जब t बराबर 6 सेकंड आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, तो यहाँ पर t की वैल्यू हम 6 रख देंगे तो y बराबर आ जाएगा। तो y बराबर 1, t की जगह 6 रख देंगे, तो 6 रख दिया तो आ गया 36 मीटर। 36 मीटर आ गया। y के लिए समय y में दूरी विस्थापन कितना होगा, x में अगर 84 मीटर विस्थापन होगा x एक्सिस में, तो y एक्सिस में फिर 36 मीटर होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास देखिए x में अगर 84 मीटर विस्थापन है तो y में 36 मीटर होगा। अब इस हिसाब से हम लोग वेग निकालेंगे, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यानी dr/dt हो जाएगा। और x एक्सिस में विस्थापन कितना था, 5.0 प्लस 3.0 t आई कैप हो जाएगा, प्लस जे वाई एक्सिस में कितना होगा 2.0 t जे कैप। अब देखिए यहाँ पर जो है v बराबर dr/dt पर ये कैसे लिखा गया, ये दोनों कैसे लिखे गए। तो ये देखिए विस्थापन है और ये वेग परिवर्तन है, क्योंकि ये दोनों त्वरण है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि t बराबर 0 क्षण पर कोई वस्तु मूल बिंदु से 5.0 i मीटर पर सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। तो t बराबर यहाँ पर 0 है, इसका मतलब इसके साथ t नहीं है। और x एक्सिस में वेग है, क्योंकि चलना प्रारंभ करती है t बराबर 0 पर, तो इसका मतलब t बराबर 0 रखेंगे तो dx/dt करेंगे। तो चूंकि t का कोई मतलब नहीं है तो केवल 5.0 i रहेगा, और i का मतलब x एक्सिस में। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए केवल 5.0 लिखा गया है, t नहीं लिखा गया, क्योंकि विस्थापन बटे समय है जो वेग, तो समय का इसमें कोई गुणांक नहीं रहेगा। तो 5 हो गया। आप देखिए यहाँ पर इस पे देखिए इन दोनों पे, तो यहाँ पर देखिए i है, यहाँ पर j है, इसका मतलब ये x एक्सिस वाला त्वरण है, ये y एक्सिस वाला है, एक समान त्वरण है। तो x एक्सिस वाले के साथ चूंकि त्वरण है यानी समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसके साथ t आएगा। तो इसलिए देखिए 3.0 t, और चूंकि x एक्सिस में तो i कैप आ गया, और इसी को अलग करके चूंकि j कैप है, इसका मतलब y एक्सिस में है, तो 2 के साथ t आ जाएगा, क्योंकि त्वरण है तो वेग परिवर्तन होगा। तो 2.0 t और j कैप कर दिया y एक्सिस के लिए। तो v बराबर dr/dt बराबर 5.0 प्लस 3.0 t आई कैप हो गया, प्लस 2.0 t j कैप हो गया। तो t बराबर, अब अगर हम 6 रख देंगे तो ये यहाँ पर t बराबर 6 की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा v बराबर 23.0 आई कैप प्लस 12.0 जे कैप हो जाएगा। 6 रखेंगे। यहाँ पर देखिए 6 रखेंगे तो 6 3 का 18 और 5 23, तो 23 आई कैप हो गया, प्लस यहाँ 6 दूनी 12 12.0 जे कैप हो गया। तो अब कण की चाल, अब ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो x और y के दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, और उसका विकर्ण ही जो है परिणामी होता है, यानी रिजल्टेंट। तो पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो विकर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो चूंकि अब इसका वर्ग हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा, और चूंकि परिमाण निकालना है तो मॉड ऑफ का चिन्ह लगा दिया, कि मतलब हमको परिमाण निकालना। तो अंडर रूट ये 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आ गया 26, लगभग 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो चिन्ह लगाता है इसका मतलब होता है लगभग। तो इतने के बराबर लगभग आ जाएगा। तो समझ लीजिए किस तरह करेंगे। जैसे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इनके बीच में ये 90 डिग्री का कोण होता है। अब इसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो या तो हम यहाँ से यहाँ मिला करके विकर्ण कर दें, या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम से ऐसे डॉट डॉट खींचें दोनों के, इस प्रकार से डॉट डॉट खींचें,
इसके पैरेलल ये रेखा, इसके पैरेलल ये रेखा, मतलब इसके समांतर ये रेखा, इसके समांतर ये रेखा, और इसको यहां से मिला दें तो यही हमारा परिणामी हो जाएगा, यही हमारा परिणामी हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्स। अब ये परिणामी निकालना है तो ये भुजा जो है वही ये भुजा हो जाएगी, तो ये भुजा और ये भुजा, इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण है तो ये परिणामी निकालना है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो इसका वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर। देखिए परिणामी का वर्ग बराबर शेष इनके वर्ग के बराबर, तो इनका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग। अब चूंकि इसका वर्ग हटाया गया तो यहाँ पर रूट आ गया, सॉल्व करेंगे तो 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस वाली 23 है, वाई एक्सिस वाली 12 है, ये 12, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे आ गया दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। अब इसका अध्ययन हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज को आराम आराम से देखते हुए चलिए।